किसी पार्टी की स्टेटमेंट पर वो एग्जेनरेट हुआ या कोर्ट ने खुद एग्जेनरेट कर दिया, इन हालात में वो अब पार्टी टू द सूट नहीं कहलाएगा। उसके बाद इसमें यह भी बताया गया है कि रिप्रेजेंटेटिव्स के मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन आए कि हु आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्टीज, यानी डिग्री होल्डर या जजमेंट डेटर में से कोई फोत हो जाता है तो क्या डिग्री इनहेरिटेबल है या नहीं है। डिग्री इनहेरिटेबल है तो जो उसके डिग्री होल्डर के वारसान हैं वो कैसे इम्प्लीड होंगे एग्जीक्यूशन के दौरान, या जो डिफेंडेंट्स हैं जिसको सॉरी डिफेंडेंट नहीं बल्कि मैं जहाँ पर जजमेंट डेटर का लफ्ज़ यूज़ करूँगा, अगर उसकी डेथ होती है तो किन हालात में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के और लीगल हेयर्स का जो करैक्टर है वो सामने आएगा। ये तमाम क्वेश्चंस भी एग्जीक्यूटिंग कोड जो है वो डिटरमिन करती हैं। उसके बाद अगर लिमिटेशन का कोई मामला आ जाए कि जनाब जी जो दावा डिग्री हुआ है ये इसकी लिमिटेशन बार हो चुकी थी, तो उस पर भी क्वेश्चन जो है वो आप नया दावा दायर नहीं करेंगे बल्कि वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही उस क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन को भी डिसाइड करेगी। फिर जुरिस्डिक्शन आ जाती है, चाहे वो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हो या टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो, क्योंकि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के बारे में आपने सेक्शन 6 सीपीसी में पढ़ा और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो सेक्शन 15 to 20 में आपने उसको जो है वो सीपीसी में देखा। और इसके अलावा पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन आपने सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962 में भी डिस्कस की। इनके मुतालिक बाज़ औक़ात क्वेश्चन जो हैं वो तिश्नगी रह जाती है उनमें ड्यूरिंग द ट्रायल और डिग्री पास हो जाती है। तो फिर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो इन क्वेश्चंस को भी डिटरमिन कर सकती है कि क्या जिस कोर्ट ने ट्रायल चलाया उसकी वो जुरिस्डिक्शन भी थी या नहीं थी। फिर इसके अलावा जो आसान एग्जांपल्स हैं, हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रॉन्गफुली ले ली गई है तो रीपोजेशन के लिए भी आप उसी कोर्ट में ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 47। इसी तरीके से कंप्रोमाइज़ बाज़ औक़ात होता है लेकिन कंप्रोमाइज़ के बाद उस पर अमल नहीं हो सकता, तो जो कंप्रोमाइज़ डिक्री होगी अगर उसकी एग्जीक्यूशन में आना हो तो वो आप कैसे उस पर क्वेश्चन, उससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है वो उसको डिटरमिन कर सकती है। फिर एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकती है, स्टे को ख़त्म भी कर सकती है, स्टे को रिफ्यूज़ भी कर सकती है। फिर उस ऑर्डर को जिसमें एग्जीक्यूशन स्टे की गई या रिफ्यूज़ किया गया उसको अगेन भी आप एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में जो है वो अराइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 47। अब एक प्रॉपर्टी सेल कर दी एग्जीक्यूशन के दौरान कोर्ट ने, तो क्या उसके पास उस प्रॉपर्टी को सेल करने का इख्तियार था या नहीं था, ये भी आप ऑब्जेक्शन पिटीशन के ज़रिए कोर्ट के सामने लाएंगे। फिर किन किन लाइबिलिटीज़ को आपने फुलफ़िल करना है अगर किसी प्रॉपर्टी को सोल्ड किया है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तो उसकी जो आपने अमाउंट उससे जो आपने रिकवर किया उसकी सेल से उसको कैस किन किन लाइबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे रेलेवेंट क्वेश्चन भी आप सेक्शन 47 के तहत एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के सामने ला सकते हैं। और इसके बाद जो सिक्योरिटी बाज़ औक़ात आप देते हैं किसी डिग्री में के अगेंस्ट, तो उनके मुतालिक भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी डिटरमिन करती है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। अब जो ऑब्जेक्शन पिटीशन है उसको फाइल करने के लिए जो लिमिटेशन है वो 3 इयर्स है। 47 सेक्शन सीपीसी के तहत जो एप्लीकेशन आपने फाइल करनी है, ऑब्जेक्शन पिटीशन फाइल करनी है, उसके लिए 3 इयर्स जो है वो उसकी लिमिटेशन है। और सेक्शन 47 फर्दर सूट को बार करता है, ये भी एक बार है कि आप नया दावा दायर नहीं करेंगे बल्कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही इन तमाम क्वेश्चंस को जिनको मैंने डिस्कस किया उसको जो है वो सॉर्ट आउट करेगी। और इसके लिए जो एक अहम बात है वो ये है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट इसमें फर्दर एविडेंस भी ले सकती है, ऑब्जेक्शन पिटीशन पर एविडेंस भी ली जा सकती है। ये 2013 YLR 2159 बी जो है वो उसमें ये रूल बताया गया है। और इसके अलावा 2013 YLR 1890A इसमें भी बताया गया है कि आप किसी भी ऑब्जेक्शन पिटीशन को
कोशिश करें कि इन लिमिनी ही डिसमिस ना करें, अगर हो सके तो उसका जवाब भी तलब करें। कुछ हालात में आप उसके ऊपर जो है वो इश्यूज फ्रेम करके एविडेंस भी ले सकते हैं। तो एक प्रोसीजर बता दिया गया इन ये जो अदालती फैसले हैं कि आपने ऑब्जेक्शन पिटीशन को किस तरीके से जो है वो डील करना है। बहुत शुक्रिया।